हेलो ऑल, वेलकम टू फ्लॉसम। आज हम बिल्स के टाइप्स देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बिल पास करते समय कौन कौन सी मेजॉरिटीज होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं वो देखे थे। आज हम उसी वीडियो का पार्ट 2 देखने वाले हैं। आज की लीगल टर्म है इंटेस्टेड। मीनिंग और एग्जाम्पल हम एंड में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ पार्ट 2। तो ब्रॉडली बिल दो टाइप्स में डिवाइड होता है, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। तो यहाँ पे आप दोनों बिल्स के डिफरेंसेस को डिटेल में देख सकते हो। इन शॉर्ट, नेशनल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को जो डील करता है वो होता है पब्लिक बिल, और इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट एंटिटीज के रिलेटेड अगर कुछ मैटर्स है तो उनके रिलेटेड जो बिल होता है वो होता है प्राइवेट बिल। तो अगर आप ये पूरे डिफरेंसेस डिटेल में पढ़ोगे तब आप इजीली समझ पाओगे, बिकॉज ये टू टाइप्स बहुत इजी है। इसके अंडर माइक्रो लेवल पे बिल्स के 4 स्पेसिफिक टाइप्स है। तो अब ये टाइप्स हम देखते हैं। सबसे पहला है ऑर्डिनरी बिल। आर्टिकल 107 और 108 में इस बिल के बारे में लिखा है। ये बिल फाइनेंशियल मैटर्स छोड़ के बाकी सब मैटर्स के बारे में होता है। ये बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर प्राइवेट मेंबर्स भी। इस बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन भी नहीं लगती। ये बिल राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है और डिटेन भी कर सकती है 6 मंथ्स के लिए। अब हम ये बिल पास करने के लिए कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती है ये देखते हैं। पहले तो ये जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है उस हाउस से सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। हमने मेजोरिटीज अब देख ली है। उसके बाद दूसरे हाउस को भेजा जाता है और फिर प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज ही कैन गिव असेंट टू द बिल, मतलब अप्रूवल दे सकते हैं। दूसरा, बिल रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए कुछ रिकमेंडेशंस के साथ। और तीसरा, बिल को होल्ड कर सकते हैं, मतलब रिजेक्ट भी नहीं करना, अप्रूव भी नहीं करना, सिर्फ होल्ड करना एनी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो इसमें भी टाइप्स है, पॉकेट वेटो और एब्सोल्यूट वेटो। इस बिल के लिए अगर डेडलॉक क्रिएट हुआ तो जॉइंट सिटिंग होती है। मतलब अगर लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को बिल दिया और राज्यसभा ने पास नहीं किया बल्कि उसमें अमेंडमेंट किए कुछ और फिर लोकसभा को भेजा रिटर्न, बट उस टाइम लोकसभा पास नहीं कर रही, तो ये डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जॉइंट सिटिंग होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स एक साथ बैठ के सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास होता है। अब हम बिल का सेकेंड टाइप देखते हैं जो कि है मनी बिल। ये बहुत स्पेसिफिक बिल है। आर्टिकल 110 में जितने मैटर स्पेसिफाइड है उनके बारे में अगर बिल है तो वो मनी बिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेशन के बारे में कुछ मैटर्स है या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में, तो वो मनी बिल होता है। ये बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखते हैं इसकी प्रोसीजर। सबसे पहले ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है और फिर जाता है ये राज्यसभा के यहाँ। राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ रेकमेंड कर सकती है और होल्ड भी सिर्फ 14 डेज के लिए ही कर सकती है। और फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट हैज टू पास दिस बिल बिकॉज इंट्रोड्यूस करने से पहले ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली होती है। तो प्रेसिडेंट ये बिल फिर से किसी भी अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट को रिटर्न नहीं दे सकता। और मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग भी नहीं होती क्योंकि लोकसभा को ही बहुत सारी पावर्स दी गई है। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ बिल, दैट इज फाइनेंशियल बिल। ये भी मनी बिल जैसा ही होता है बट थोड़ा अलग होता है। 117 आर्टिकल में इसके बारे में लिखा है। तो इस बिल में फाइनेंशियल मैटर्स ही होते हैं बट मनी बिल से डिफरेंट होते हैं। ये बिल भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बट उसके आगे की जो प्रोसेस होती है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होती है। मनी बिल में जैसे राज्यसभा को कोई पावर्स दी नहीं गई वैसे इसमें नहीं होता। बाकी सारी प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होती है और इस बिल के लिए भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। इस बिल में 2 कैटेगरीज होते हैं। एक तो ऐसे बिल्स जो आर्टिकल 110 के सब क्लॉज 1 के A to F क्लॉजेस में जो मैटर स्पेसिफाइड है उसके रिलेटेड है। 110 आर्टिकल में हमने देखा था कि इसमें मनी बिल्स के जो मैटर्स है वो स्पेसिफाइड है, तो वो मैटर्स और उसके अलावा कोई मैटर्स है तो वो फाइनेंशियल बिल होता है। और सेकेंड कैटेगरी एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो वो सेकेंड कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल बिल में इंक्लूड होता है।
अब देखते हैं सबसे लास्ट टाइप ऑफ बिल, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अमेंडमेंट अगर करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसके रिलेटेड प्रोविजंस है। ये बिल भी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इस बिल के भी दो केसेस है। एक तो ये बिल फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रहा, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट के ऊपर कोई इसका अफेक्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ 1971 में, तब प्रेसिडेंट से पावर छीन ली गई। पहले पावर थी रिजेक्ट करने की, बट अब नहीं है। सेकंड केस ये हो सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में पहले ये दोनों हाउसेस से पास होता है और उसके बाद इट हैज टू बी रैटिफाइड बाय मोर देन हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो यहाँ पे वो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, तो स्टेट का अप्रूवल तो होना चाहिए। तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और बिल पास हो जाता है। अब देखते हैं इंटरस्टेट का मीनिंग। इंटरस्टेट मतलब अ पर्सन हु हैज डाइड विदाउट हैविंग मेड अ विल। तो विल मतलब क्या होता है कि मरने के बाद जो सारी प्रॉपर्टी होगी वो किसके पास जाएगी, तो वो बनाने के पहले ही अगर इंसान मर जाता है तो उसको इंटरस्टेट बोला जाता है। अ सिंपल एग्जाम्पल कैन बी ही डाइड इंटरस्टेट, मतलब एक इंसान विल बनाने से पहले ही मर गया। सो दिस वॉज इट। थैंक यू।